हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। बट बिफोर दैट, अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज गो एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। डन? थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। Alright, so let's start with our today's session. Today we are going to talk about cytoplasm. What is cytoplasm? Cytoplasm is nothing but the liquid part of the cell. Alright? अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बोलूँ तो आपका जो सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि जस्ट हैव अ लुक एट दिस इज़ द सेल। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर हम समझो प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, दिस इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। फिर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर राइबोसोम्स, ऐसे बहुत सारे, यहाँ पर वैक्यूल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं। आपने पढ़ा है सेल के स्ट्रक्चर में। सो आपके सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन जहाँ पर ऑर्गेनल नहीं है, जहाँ पर लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है, ये जो मैं डॉट 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 बना रही हूँ, ये जो लिक्विड पार्ट है, दिस लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब क्या होता है? सेल, और प्लाज्म मतलब क्या होता है? लिक्विड और जेली मैट्रिक्स ऑफ द सेल। ठीक है। सो इसका थ्योरी देखते हैं। द सेल कंटेन्स ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब क्या बोला गया है? ऐसा सब्सटेंस जो पूरे सेल में फैला हुआ है। ओके। सो द सेल कंटेन्स ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और ऑल्सो नोन एज साइटोसोल। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म के बहुत सारे नाम हैं। आप उसको ग्राउंड मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, आप उसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? अ बेसमेंट, ऐसा बेसमेंट जिसके ऊपर आप सारे ऑर्गेनल्स फिट कर रहे हो। तो ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका सेल है और ये बेसमेंट है, बेसमेंट के ऊपर हमने अलग अलग मेम्ब्रेन्स को फिट किया है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और इसी का दूसरा नाम है साइटोसोल। साइटोसोल मतलब क्या होता है? अ सब्सटेंस विच गिव्स सपोर्ट टू अनदर सब्सटेंस। ओके। तो हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो किसके सपोर्ट ले रहे हैं? साइटोप्लाज्म का सपोर्ट ले रहे हैं। ऑलराइट। दिस कोलॉइडल जेली लाइक मटेरियल। कोलॉइडल मतलब क्या होता है? चिपचिपा सा, मतलब जो एकदम ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होता है पानी के जैसा और जो एकदम ज़्यादा सॉलिड भी नहीं होता है पत्थर के जैसा। दोनों के बीच का सब्सटेंस जेली जैसा, जैसे आटा होता है, दही होती है, कर्ड, कंसिस्टेंसी वैसी होती है, तो उसको हम बोलते हैं कोलॉइडल। कोलॉइडल मीन्स जेली लाइक सब्सटेंस। दिस कोलॉइडल जेली लाइक मटेरियल इज नॉट स्टैटिक। ये सब्सटेंस एकदम ऐसे आपने बिछा दिया तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगा, ऐसा नहीं है। दिस सब्सटेंस इज नॉट स्टैटिक, ये स्टैचू नहीं हो जाता है। इट शोज मूवमेंट। कैसी मूवमेंट दिखाता है ये? इट शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स कॉल्ड साइक्लोसिस। स्ट्रीमिंग मूवमेंट के मतलब क्या होता है? आपने नदी देखी होगी या कोई भी पॉन्ड या जो कुछ भी देखा होगा, या अगर आपके घर में फिश टैंक है तो आपने वो भी देखा होगा कि जब उसके अंदर फिशेस स्विम करती हैं तो पानी के ऊपर वेव्स आती हैं, मतलब पानी हल्की हल्की मूवमेंट दिखाता है। या सिंपल एग्जाम्पल आपको दूँ तो अभी जाकर देखो, अपने घर का जो बकेट है, जो बाल्टी है, उसमें पानी भरा होगा तो उसमें एक कॉइन डालकर देखो, या कॉइन भी नहीं, अपना हाथ ऐसे सरफेस के ऊपर टच करके देखो तो ऐसे वेव्स प्रोड्यूस होंगी। उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं हम उसे? स्ट्रीमिंग मूवमेंट। तो हमारे साइटोप्लाज्म में भी हमको ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट देखने को मिलती है और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं हम इस मूवमेंट को? साइक्लोसिस। ओके। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स वाटर एज मेजर कंपोनेंट। क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर? साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है? वाटर। So the cytoplasm contains water as major component along with organic and inorganic materials. सिर्फ वाटर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं। अलग अलग ऑर्गेनल अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूँ राइबोसोम का, तो वो बनाता है प्रोटीन। सो ऐसे ही प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सो दोज कंपाउंड्स आर शुगर्स, amino acids are inorganic, then comes your vitamins. No, amino acids are also organic because they contain carbon in them. So cytoplasm contains organic and inorganic molecules like sugar, amino acid, vitamins, enzymes, minerals, न्यूक्लियोटाइड्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इतना कुछ होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म सेल का बेस है।
ऑल राइट, इट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, ये तो हमने पहले ही पढ़ा क्योंकि ये मटेरियल ऑर्गेनल्स से बन रहा है। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है सेल में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ER बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोटाइड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स। आप इन सारे ऑर्गेनल के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये ऑर्गेनल क्या होता है, इसमें से कुछ ऑर्गेनल्स आपको पता होंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं पता होंगे तो वो हम पढ़ेंगे, तो उसके बारे में आप स्ट्रेस मत लीजिए। आपको याद क्या रखना है कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एज वेल एज, साइटोप्लाज्म में बहुत सारा रॉ मटेरियल है क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में क्या है, अगर मुझे प्रोटीन बनानी है तो प्रोटीन किससे बनती है? प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, ऐसे ढेर सारे अमीनो एसिड एक साथ आके प्रोटीन बनाते हैं, राइट। तो अमीनो एसिड कहाँ पर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। और अमीनो एसिड मेरा क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आप जो अलग अलग प्रोडक्ट्स इकट्ठा करते हो उन अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म में। और फाइनल प्रोडक्ट कहाँ बनता है? वो बनता है सेल ऑर्गेनल में। सो साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज सीट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब साइटोप्लाज्म में ही रॉ मटेरियल्स है और साइटोप्लाज्म में ही अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने वाली है। वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द सेल। इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? मेजर फंक्शन, एक ही सेल के अंदर इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं। अब इन ऑर्गेनल्स को आपस में अगर कोई मटेरियल एक्सचेंज करना होगा तो वो कैसे करेंगे? समझो कि मुझे माइटोकॉन्ड्रिया से कोई मटेरियल यहाँ भेजना है, वैक्यूल के अंदर भेजना है, मतलब वैक्यूल में मेरा वेस्ट प्रोडक्ट रहता है या स्टोर्ड प्रोडक्ट रहता है। सो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया से कोई मटेरियल वैक्यूल में भेजना है तो मैं कैसे भेजूंगी? माइटोकॉन्ड्रिया से मैं वो मटेरियल रिलीज करूंगी साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से वो मटेरियल ट्रैवल करते हुए जाएगा वैक्यूल में, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या है? वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट दिखा रहा है, वो धीरे 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 मटेरियल्स को इधर उधर ढकेलेगा और ऐसे ही वो मटेरियल्स को एक्सचेंज करेगा। गेटिंग इट? सो इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आर नथिंग बट कंपार्टमेंट्स इन द सेल। ये सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं? ये एक से अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, आपकी मदर जब मार्केट जाती होंगी तो वो बड़ा सा वेजिटेबल बैग लेती होंगी, ठीक है। उस वेजिटेबल बैग में इमेजिन करो कि आपने अंदर से ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए हैं। या ये छोड़ दो, आपका स्कूल बैग लेते हैं। आपका स्कूल बैग होता है। अब स्कूल बैग का काम क्या होता है? स्कूल का सारा स्टेशनरी रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप देखते हो कि आपके बैग में कितने सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। पाउच रखने के लिए एक छोटा सा कंपार्टमेंट, नोटबुक्स, छोटी नोटबुक्स रखने के लिए एक कंपार्टमेंट, लॉन्ग टेक्स्ट बुक्स रखने के लिए एक कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा रेनकोट रखने के लिए साइड में एक पाउच। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं एक ही बैग के अंदर। वैसे ही सेल को इमेजिन करो कि वो आपका बैग है और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग बॉक्सेस हैं और उन अलग अलग कंपार्टमेंट्स का अलग अलग फंक्शन है। आप अपने स्कूल बैग के पाउच की जगह पे टेक्स्ट बुक तो नहीं रखते ना, जहाँ पे छोटा सा कंपार्टमेंट है जो सिर्फ पाउच के लिए है, कंपास के लिए है, वहाँ पर टेक्स्ट बुक नहीं आ सकती। वैसे ही सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है, हर एक ऑर्गेनल का अपना अपना फंक्शन है जो सिर्फ वही कर सकता है। So cell organelles are nothing but compartments in the cell that carry out specific function। जिस कंपार्टमेंट का जो फंक्शन है वो कंपार्टमेंट वही फंक्शन करेगा, मतलब ऑर्गेनल वही फंक्शन करेगा, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस। सम ऑफ देम कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, ठीक है। कुछ सेल ऑर्गेनल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद से सारा फंक्शन करते हैं, और कुछ सेल ऑर्गेनल्स को किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल की मदद लगती है। गेटिंग इट? अब जैसे वैक्यूल का अगर मैं फंक्शन देखूँ तो वैक्यूल क्या होता है सेल में? इट इज़ लाइक अ डस्टबिन जो अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करता है। पर वैक्यूल फंक्शन कब करेगा? जब बाकी के ऑर्गेनल्स उसके अंदर कचरा डालेंगे। सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनल्स। तो इसको हम बोलते हैं कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनल्स। So some of them coordinate with each other and complete specific tasks of the cell। तो ऐसे जब सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो एक दूसरे का टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। ऑलराइट, आगे देखते हैं क्या बताया गया है। हमने पीछे क्या देखा कि सेल ऑर्गेनल्स का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और कुछ सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं सेल का कंप्लीट फंक्शन कंप्लीट करने के लिए। ओके, अब उसके आगे क्या बताया गया है हमको कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से टोटली कनेक्टेड होते हैं। तो उन सेल ऑर्गेनल्स को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, देखते हैं क्या बता रहा है यहाँ पर।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस की आउटर एनवलप होती है, मतलब ये आपका सेल है और ये आपकी न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस की जो वॉल है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ही आगे जाके गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स मतलब क्या होते हैं, यहीं से जो अलग अलग वेसिकल्स निकल रहे हैं, और ये वैक्यूल जो है हमारा डस्टबिन जो हम बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग वेसिकल्स मतलब ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट जमा करते हैं और जो वैक्यूल्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम जो है, ये सारे के सारे ऑर्गेनल जो है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो ध्यान से, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है, मतलब न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन डायरेक्टली गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है, और इन सबका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो वैक्यूल्स में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, करेक्ट। तो ये सारे ऑर्गेनल्स एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है कि बिना कोऑर्डिनेशन के इनका फंक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। सो ऐसे कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस को या ऐसे कोऑर्डिनेटेड सेल ऑर्गेनल्स को हम कंसीडर करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। किस में कंसीडर करते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मीन्स दीज सेल ऑर्गेनल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ देयर मेम्ब्रेन, ओके। So nuclear membrane, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and various types of vesicles and vacuoles form such a group and are together called as endomembrane system of the cell. अब अगर समझो कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनका फंक्शन एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, जैसे कि समझो ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पर आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एटीपी बनाना और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। अब ये दोनों ही फंक्शन एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हैं। सो ऐसे सिस्टम, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, जिनका फंक्शनिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, organelles having distinct functions, distinct means different functions, are not included in the endomembrane system. So जो function एक दूसरे के साथ coordinate नहीं करते हैं, जो cell organelles एक दूसरे के साथ coordinate नहीं करते हैं, उनको हम endomembrane system में include नहीं करते हैं। तो उन organelles को क्या बोलेंगे हम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दे कैरी आउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन द सेल एंड दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो दिस वाज अबाउट द साइटोप्लाज्म। होप यू अंडरस्टूड व्हाट वी डिस्कस्ड हियर, ओके। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम बहुत बार ये वर्ड देखते हुए आ रहे हैं, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, what is its function. So हमने क्या पढ़ा है, endoplasmic reticulum contains ribosomes and these ribosomes are also known as protein factory, okay. So अब देखते हैं actual description, actual theory about the endoplasmic reticulum, that what is it and how it plays role and what are the, how it plays role in protein formation and what are its function in a cell organelle, okay. So first of all starting with the definition, endoplasmic मतलब क्या होता है, endo means inside, प्लाज्मिक मीन्स प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर। रेटिकुलम मतलब क्या होता है, स्पाइडर के वेब जैसा स्ट्रक्चर, स्पाइडर वेब यानी कि नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या होगा, दिस लिटिल नेटवर्क विद इन द साइटोसोल। एंडोप्लाज्मिक मीन्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। सो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विद इन द साइटोसोल is present in all eukaryotic cells, okay. So endoplasmic reticulum का एक पहला कैरेक्टरिस्टिक हमको क्या बताया यहाँ पर, that it is present in all eukaryotic cells except, remember this, it is not present in which cells, it is not present in ova and it is not present in RBCs, okay. ये कौन से सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, it is not present in ova. What is an ova? It is the female sexual gamete, okay. So ova में आपको RBC एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा और आपको मेच्योर रेड ब्लड सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को नहीं मिलेंगे। मेक श्योर यू नोट दिस, ओके। ऑल राइट, आगे क्या बताया गया है हमको, अभी आपको भी पता है कि एक सिंगल सेल बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट। उस छोटे से स्ट्रक्चर को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चीज़ों को कितना जूम करता है, 5 लाख टाइम्स, ओके। सो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है। Under the electron microscope, it appears like network of membranous tubules and sac
कॉल्ड सिस्टर्ने। तो ये हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखाई दे रहा है, इट लुक्स लाइक दिस। ये देखो, ये यहाँ पर आपको मैं डायग्राम दिखा रही हूँ। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखो कैसा दिखाई दे रहा है, एकदम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर जो है, ऐसा सिस्टर्ने जैसा स्ट्रक्चर जो है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वैसा ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। डायग्राम देखो ध्यान से, डन, ओके। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हमको सिस्टर्ने जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताया गया है, इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। मतलब अगर आप यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आप बात करो, सी दिस इज योर सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है, ठीक है। लेकिन हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। फिर भी चलो इमेजिन करो कि हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। सो दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ओके। सेल मेम्ब्रेन का 50% मेम्ब्रेन किसने बनाने में हेल्प किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाने में हेल्प किया है। किसने हेल्प किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन बनने में कौन हेल्प करता है, ER, ऑलराइट। दिस डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इन 2 पार्ट्स। तो ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से हमारा साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वन विद इन द ल्यूमेन ऑफ द ER called laminal cytoplasm and non-laminal cytoplasm that lies outside the ER। अगर आपने अपना डायग्राम देखा होगा ध्यान से प्लांट सेल या एनिमल सेल का, तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। कहाँ से बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। सो न्यूक्लियस के आजू बाजू में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो जो चीज़ें आएंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोप्लाज्म के आजू बाजू में जो चीज़ें आएंगी उनको हम बोलेंगे लैमिनल साइटोप्लाज्म। उसको हम किस पार्ट में डिवाइड करेंगे, लैमिनल साइटोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, नॉन लैमिनल। लैमिना मतलब क्या होता है, लैमिना मतलब होता है लेयर। व्हाट डू वी मीन बाय लैमिना, लैमिना मीन्स लेयर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहेगा उसको हम बोलेंगे लैमिनल साइटोप्लाज्म, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम बोलेंगे नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म, ओके, ऑलराइट। लेट्स मूव अहेड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, मेम्ब्रेन of endoplasmic reticulum is continuous with nuclear envelope at one end and it extend till cell membrane। क्या बताया गया है, ध्यान से देखो, यहाँ पर डायग्राम देखो ध्यान से, मैं बताती हूँ आपको। ओके, ये आपका सेल है, ये मैंने बनाया न्यूक्लियस, ओके, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर चलो एक काम करो, मैं इसका अलग से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती हूँ, वेट अ सेकेंड। ये मैंने बना दिया, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये मैंने बना दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से क्या बनाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बना रही है यहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड कहाँ से निकल रहा है, न्यूक्लियर एनवलप से निकल रहा है, और दूसरा एंड कहाँ पर जाके खत्म हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर खत्म हो रहा है। कहाँ पर खत्म हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के पास। सेम इस साइड से भी, सी यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलेगी और यहाँ सेल से टच होके वो खत्म हो जाएगी। मतलब मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियर एनवलप। एक एंड न्यूक्लियर एनवलप से निकल के कंटिन्यू मेम्ब्रेन बना रहा है, और वो कहाँ तक जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप एट वन एंड एक्सटेंड्स टिल सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनना स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ पर होता है, सेल मेम्ब्रेन के पास। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर एनवलप, और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सो अंडरस्टूड कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनता है, ऑलराइट। इट दस एक्ट्स एज इंट्रासेल्यूलर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैसा काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज इंट्रासेल्यूलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे सेल को एक फ्रेम दे रहा है, मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं ना, दो हाथों से वो सेल को पकड़ रहा है। सो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज गिविंग द स्ट्रक्चर टू द सेल। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज को स्ट्रक्चर देना, एक ढांचा देना। सो इट एक्ट्स एज इंट्रासेल्यूलर सपोर्टिंग मटेरियल, क्योंकि सेल के अंदर के मटेरियल्स को वो सपोर्ट कर रहा है, साइटोप्लाज्म को अपने साथ पकड़ने में हेल्प कर रहा है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग
पोजीशन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। और अगर आपका साइटोप्लाज्म ही एक जगह रहेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म मूव होते रहता है, मतलब उसके अंदर का लिक्विड स्ट्रीमिंग मूवमेंट दिखाता है, बट पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म मूव नहीं होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जितना हो सके उतना साइटोप्लाज्म को पकड़ के रखता है, जिसके वजह से सेल के अंदर के जो बाकी के ऑर्गेनल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, ऐसे बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं, और जैसे कि स्क्लेरोप्लास्ट, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह पर रहे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट एक्ट एज इंट्रासेल्युलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क and it helps in maintaining position of various cell organelles in the cytoplasm. Understood? Okay. The outer surface of endoplasmic reticulum membrane may or may not be studded. Studded मतलब क्या होता है? Containing, be flooded with ribosomes. मतलब क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर्स में ये जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है, इनमें राइबोसोम्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है हमको। द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन मे और मे नॉट कंटेन राइबोसोम्स। जिस रेटिकुलम में, जिस मेम्ब्रेन में राइबोसोम्स होंगे उस पार्ट को हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंगली इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER। मतलब समझो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके आधे पार्ट में राइबोसोम्स हैं तो इसको मैं बोलूंगी RER, और जहां पर राइबोसोम्स नहीं है उसको मैं बोलूंगी SER। क्या बोलूंगी मैं? SER। व्हाट इज SER? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडरस्टूड अप टिल हियर? ओके। RER एंड SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है तो दोनों का फंक्शन भी अलग होगा। अब देखते हैं दोनों का डिटेल्ड फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SER एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RER। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि क्या डिफरेंस है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उससे पहले आप डायग्राम देख लो ध्यान से। डायग्राम में हमको क्या बताया गया है? सी दिस इज हाउ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स लाइक। ऐसा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। एकदम ऊपर की तरफ जो पर्पल कलर का राउंड है वो लेबल क्या किया गया है? इट इज़ लेबल्ड एज न्यूक्लियस। फिर उसके बाद में देखो ये जो सिस्टर्ने जैसे स्ट्रक्चर हैं उनको लेबल किया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है, जहाँ पर डॉट 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 स्ट्रक्चर नहीं है, उसको लेबल किया गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पर डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स है मतलब राइबोसोम्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स आप देख सकते हैं, तो उसको लेबल किया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट? ओके। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से आ रहे हैं? ये न्यूक्लियर एनवलप से निकल रहे हैं। ध्यान से देखो डायग्राम को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़, ये डायग्राम जब आप देख रहे हो तब ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये जो सिस्टर्ने जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, उनके बीच में अगर आप 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करो तो ऐसा दिखाई देगा कि वो एक सैक जैसा, एक गोनी जैसा स्ट्रक्चर है। मतलब उनके बीच में ऐसे पाउच जैसे रखने की जगह है, ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बने हैं। ध्यान से देखो डायग्राम तो आपको समझ में आएगा। तो उसको हम बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम उसको? सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये याद रखो। ओके, अब देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ऑल राइट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोसेसेस इन डिफरेंट सेल्स। अलग अलग सेल्स में जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और राइबोसोम्स नहीं होते हैं, या फिर राइबोसोम्स होते हैं लेकिन आधे पार्ट में राइबोसोम्स होंगे और आधे पार्ट में नहीं होंगे, जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं होंगे उसको हम SER बोलेंगे। तो SER के अपने खुद के अलग फंक्शंस हैं। क्या फंक्शंस हैं? डिपेंड करता है कि कौन सा सेल की हम बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी में इतने सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं, तो अलग अलग टाइप के सेल्स भी हैं। अब जैसे कि देखो, डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप इट हेल्प्स इन, ये कौन कौन से फंक्शन में हेल्प करता है? सबसे पहला फंक्शन क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? लिपिड सिंथेसिस। बॉडी में लिपिड प्रोड्यूस करना, क्योंकि लिपिड क्या करेगा? इट इज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज लिपिड इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आर नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स। करेक्ट? सो इट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाने में हेल्प करता है। और लिपिड बाय मेम्ब्रेन हमने किधर पढ़ा था? सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बायलेयर होता है। करेक्ट? तो मतलब देखो लिपिड का कितना इंपॉर्टेंस है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाने में हेल्प करता है। और ये लिपिड सिंथेसिस कहाँ कहाँ से हो सकता है? स्टेरॉइड सेक्रेटिंग सेल्स ऑफ कॉर्टिकल रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। आपका जो किडनी होता है, ऐसा आपका किडनी का स्ट्रक्चर होता है। किडनी के ऊपर यहाँ जो ऐसे टोपी जैसा स्ट्रक्चर बना रहता है ना, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ऑस्मोरेगुलेशन वाले चैप्टर में, तो उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम उसको? एड्रिनल ग्लैंड। तो उस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन में से आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि
किडनी जो होती है उसका एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स रीजन के ऊपर चिपका होता है। मतलब इमेजिन करो ये किडनी है और इसके ऊपर ये कैप जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये कैप जैसा जो स्ट्रक्चर जो है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर किससे जॉइंट है, ये किडनी के कॉर्टेक्स रीजन से अटैच्ड है, और अंदर वाले रीजन को मेड्यूला बोलते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से क्या निकलता है, लिपिड सिंथेसिस प्रोड्यूस होता है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अलग अलग टाइप के स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं। फिर नेक्स्ट टेस्टिस में से भी लिपिड प्रोड्यूस होने में हेल्प होता है और ओवरीज में से भी लिपिड प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन दीज सेल्स। फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या समझो कि बच्चे ने या किसी भी इंसान ने कोई किसी भी पर्टिकुलर टाइप का पॉइजन बॉडी में इनहेल कर लिया है या इनगल्फ कर लिया है, तो उस पॉइजन को भी डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहाँ पे होता है, मेजरली लिवर सेल्स में, क्योंकि आपको पता होगा कि अल्कोहल का डायरेक्ट असर कहाँ होता है, लिवर में। दारू पीने से लिवर खराब होती है। सो लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। थर्ड फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। व्हाट इज द थर्ड फंक्शन, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। ये कैल्शियम आयन कहाँ स्टोर होंगे, मसल सेल्स में, क्योंकि आप आगे जाके पढ़ेंगे कि कैल्शियम आयंस की वजह से ही आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है। आपके ही स्टैंडर्ड में स्केलेटन वाला जो चैप्टर है, ह्यूमन स्केलेटन एंड लोकोमोशन, उसमें आप पढ़ेंगे कि बिना कैल्शियम आयन के आपका बॉडी मसल मूव ही नहीं होगा। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ SCR। 3 फंक्शन है, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। कहाँ पर कौन सा फंक्शन होता है, इसको अच्छे से याद कर लो, इसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या बताया गया है, इट इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है, राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस। इसका एक एग्जाम्पल क्या बताया गया है हमको, आपकी बॉडी में जो पैनक्रियाज होता है, आपने जो ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, तो आपने पढ़ा होगा कि पैनक्रिया करके एक छोटा सा हमारी बॉडी में ऑर्गन होता है। उस पैनक्रिया के पास अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो पैनक्रिया से क्या प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन सबसे छोटी प्रोटीन है, ओके, कुछ 51 अमीनो एसिड से ये बनती है। सो इंसुलिन प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रिया। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, पैनक्रिया के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तभी प्रोटीन बना पा रहा है वो, करेक्ट। सो RER का पहला फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। एग्जाम्पल, इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताया गया है, These are secreted by ribosomes attached to endoplasmic reticulum। ये कोई भी प्रोटीन हो, चाहे आप हेयर प्रोटीन केराटिन की बात करो या शुगर कंट्रोल करने वाली प्रोटीन इंसुलिन की बात करो, आप किसी भी प्रोटीन की बात करो, ये प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, राइबोसोम्स से। और राइबोसोम्स कहाँ पर अटैच्ड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड है, करेक्ट। सो दीज आर सेक्रेटेड बाय राइबोसोम्स अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर कॉल्ड सेक्रेटरी प्रोटीन्स। मतलब ये प्रोटीन्स राइबोसोम्स अपने अंदर से सेक्रीट कर रहा है, इसीलिए इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं सेक्रेटरी प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स गेट रैप्ड इन मेम्ब्रेन्स दैट बर्ड्स ऑफ फ्रॉम ट्रांजिशनल रीजन ऑफ ER। मतलब हमको क्या बोला गया है कि समझो ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप है और यहाँ से आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है। अभी हमने डायग्राम देखा था, तो समझो कि यहाँ पर आपकी कुछ प्रोटीन्स बनी, मतलब समझो कि इस सैक के अंदर आपकी कुछ प्रोटीन्स बनी है। अब ये प्रोटीन्स क्या होंगी, ये प्रोटीन अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग हो जाएंगी, मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रक्चर अपने आप को डिवाइड कर लेगा। ऐसे कुछ वेसिकल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। सो दीज प्रोटीन्स गेट रैप्ड इन मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन एक मेम्ब्रेन में रैप हो जाएगी, मतलब इन प्रोटीन, ये जो प्रोटीन्स बनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये प्रोटीन्स अपने आजू बाजू में एक मेम्ब्रेन कवर कर लेंगी। और उस, जैसे कि इमेजिन करो कि आपका किंडर जॉय का जो बॉक्स होता है ना, अंदर क्रीम होती है और बाहर कवर होता है, तो वैसे ही अंदर प्रोटीन है और बाहर एक मेम्ब्रेन से ये रैप हो गई है, और ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग हो रही है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनती है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनती है वो कम्प्लीटली रेडी नहीं होती है, उसको कम्प्लीटली मेच्योर और कम्प्लीटली रेडी होने के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाना पड़ता है। कहाँ पर जाना पड़ता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। अब
अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक जाना है तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकती, या आप इमेजिन करो कि उसको साइटोप्लाज्म में छोड़ दो तो वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि समझो मैंने 100% प्रोटीन साइटोप्लाज्म में रिलीज किया है। इमेजिन करो ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पर आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। मुझे यहाँ का बना हुआ प्रोटीन इधर लाना है, लेकिन अगर मैं इसको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दूंगी तो कुछ प्रोटीन यहाँ जाएगा, कुछ प्रोटीन यहाँ, कुछ प्रोटीन यहाँ, और बचा कुचा प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाएगा। मुझे बचा कुचा प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में नहीं डालना है, मुझे पूरा का पूरा प्रोटीन जो मैंने यहाँ बनाया उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स में डालना है। तो अब कैसे मुझे गारंटी मिलेगी कि मेरा प्रोटीन डायरेक्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाए? ये तब होता है जब आपका प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है वो खुद को एक मेम्ब्रेन के पास बांध लेता है, मतलब अपने आप को एक मेम्ब्रेन में कवर कर लेता है, और फिर वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल बन के डायरेक्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। देखो क्या बोला गया है, दीज प्रोटीन्स गेट रैप्ड इन मेम्ब्रेन दैट बर्ड्स ऑफ मीन्स कम्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांजिशनल रीजन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये जो मेम्ब्रेन आ रही है प्रोटीन्स के बाजू में जो मेम्ब्रेन रैप होगी वो मेम्ब्रेन भी किससे बनी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनी है। ओके, ऑलराइट। सच मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स डिपार्ट फ्रॉम ईआर। क्या बोला गया है हमको कि अब ये जो प्रोटीन्स हैं जिनके आजू बाजू में मेम्ब्रेन है ये ईआर से दूर चली जाएंगे। डिपार्ट मीन्स व्हाट? दे मूव अवे। डिपार्ट मीन्स दे मूव अवे फ्रॉम ईआर एज ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। क्या बन के ये मूव हो जाती हैं? ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बन के मूव हो जाती हैं। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा था कि 50% सेल मेम्ब्रेन कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कौन सा वाला टाइप सेल मेम्ब्रेन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि RER प्रोटीन्स बनाएगा और उन प्रोटीन से ही आपका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। ठीक है। The endoplasmic reticulum membrane grows in place by addition of membranous proteins and phospholipids to its own membrane। मतलब क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर? ध्यान से देखो, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बन रहे हैं, ये प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बन के बाहर निकल जा रहे हैं, तो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइज में छोटा हो जाएगा। लेकिन कभी प्रोटीन बनना बंद नहीं होती है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद का साइज बढ़ाते जाता है। जैसे उसमें से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स निकलते जाते हैं वैसे उसमें से नए प्रोटीन्स ऐड होते जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हमेशा बढ़ते रहता है। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ से प्रोटीन निकल रहा है और यहाँ से प्रोटीन आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। एक प्रोटीन निकल गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा ताकि वो रेडी हो जाए। तब तक दूसरा प्रोटीन जो रेडी हो चुका है और दूसरे स्ट्रक्चर्स जैसे फॉस्फोलिपिड वगैरह कंपोनेंट्स जो रेडी हो चुके हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास घूम के आ जाएंगे, ताकि पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लॉस हुआ, जो मेम्ब्रेन उसके पास से चली गई, वो मेम्ब्रेन वापस कंपनसेट हो जाए। तो एक पार्ट अगर मेम्ब्रेन का जा रहा है तो वापस से दूसरा पार्ट आके उस मेम्ब्रेन को कंप्लीट कर रहा है। सो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा ग्रो होते रहती है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रोज इन प्लेस। ऑलराइट, portions of this expanded membrane are transferred to other components of endomembrane system। मतलब हमको क्या बोला गया है अब यहाँ पर कि portions of this expanded membrane, ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स निकले हैं इस मेम्ब्रेन में से जो कुछ कुछ पार्ट निकल गया है, ये पार्ट कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा? दे आर ट्रांसफर टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और हमने पहले ही देखा था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। करेक्ट, ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है। व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब एक ऑर्गेनल दूसरे ऑर्गेनल से कनेक्टेड है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आपका प्रोटीन बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन वो मैच्योर कहाँ पर होगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। अंडरस्टूड? तो इसीलिए वन पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ट्रांसफर्ड टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर इट्स फर्दर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। आपको समझ में आया अच्छे से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलराइट, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। हमने दो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात की है, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेक श्योर आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम अच्छे से देखकर समझें और उनके फंक्शंस को, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को आप अच्छे से याद कर लें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये नीट के एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। ऑलराइट, सो
इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, सेशन पूरा देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया है आज के सेशन में, देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन आवर कमेंट सेक्शन। और अगर पहले किसी सेशन में भी आपको देखते वक्त कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा, कुछ डाउट हुआ होगा, then feel free to ask your doubts in our comment section. We will reply to you as soon as possible. If you liked our video, if you understood it, then please click on the like button. Do not forget to share your experience with us in our comment section. And please, it's a humble request that share these videos with your friends as much as possible. Let them also get some benefit. Okay? And for next session, please stay tuned. See you soon. Take care.